अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया के नक्शे पे एक देश है यूक्रेन, जो 7 दिन से युद्ध में जल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, सुलग रहा है, जल रहा है, लेकिन कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मदद को बहुत आए, लेकिन मदद के नाम पे हुआ क्या, ये तस्वीरें एक एक करके हम आज आपको दिखाएंगे। तो आज 7वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के खेरसॉन में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। रूसी सेना का जो कदम है वो हम आपको एक के बाद एक दिखाएंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। उसने खेरसॉन पर कब्जा कर लिया है, उसका दावा है। खेरसॉन में लगातार बमबारी की गई और वहां आवाजें अभी भी मिल रही है। कई जगहों पर रूसी सेना ने हमला किया तो कुछ जगहों पर यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला कर रही है। मरियुपोल में यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ड्रोन से तबाह किया। हर तरफ से विस्फोट की आवाजें आ रही है। खेरसॉन एयरपोर्ट पर भी रूसी सेना ने हमला बोल दिया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा। रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। अब एक एक करके तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको बड़ी बातें बताएंगे कि आखिर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। 26 फरवरी को रूस ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पे डाला। 1 मार्च को रूस ने फिर कहा यूरोप से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। और आज रूस के विदेश मंत्री सीधी चेतावनी एक बार फिर से दे चुके हैं और सीधे सीधे कहा तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध होगा। रूस की चेतावनी साफ है, कोई सामने आया तो हालात और भी बद से बदतर होते जाएंगे, बिगड़ सकते हैं, इतने बिगड़ जाएंगे कि उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके कितने दफा परमाणु हमले की बातें कही गई, लेकिन ये खेरसॉन का इलाका, ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेरसॉन है, वो खेरसॉन जिसको लेकर ये आज दावा किया गया है रूस की तरफ से कि इस पे पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। और इसको कब्जा करने से पहले कैसे मिसाइल अटैक, वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। 21 लोगों की जान जाने की बातें निकलकर सामने आई कि इसमें जो हमला हुआ उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, टीवी टावर में धमाका। अब से पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अगला जो 24 से 48 घंटा होगा वो निर्णायक होगा। और निर्णायक क्या, यह तख्ता पलट होने के पहले की कवायद है। ऑयल टैंक में आग, एक के बाद एक तस्वीरें बदलती जाएंगी, लेकिन युद्ध की तस्वीर नहीं बदलेगी। परेशान और युद्ध में जी रहा यूक्रेन इस वक्त चौतरफा वार झेल रहा है। ऑयल टैंक में आग के बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उससे भी वही संकेत मिलेगा कि किसी भी सूरत में रूस एक कदम भी पीछे हटाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये देखिए, ये आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंजते रहा। जब ये धमाका हुआ तो लोगों की सीधे सीधे जान पे बनी। ये इर्द गिर्द जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें कुछ देर के लिए लगा ही नहीं कि क्या हो गया। इतनी तेज आवाजें और आग की लपटें गूंजती रही। यहाँ पे देखने को ये तस्वीरें देखिए, ऑयल टैंक में आग। और उसके बाद एक एक करके जब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे फिर आपको पता चलेगा रूस के टैंक में। हालांकि ये दूसरी आग की तस्वीर है। दरअसल ये क्या हुआ, यूक्रेनी सैनिक पहुंचते हैं और जितनी रूस की टैंकें रहती है यहाँ पे, उसको टारगेट पे लेते हैं और रूसी टैंक पर धावा बोलते हैं और रूसी टैंक को आग के हवाले करते हैं। ये यूक्रेनियों के लिए, यूक्रेनी सैनिकों के लिए बड़ी सफलता के तौर पे। लेकिन ऐसी खबरें बहुत कम आ रही है। ज्यादातर खबरें वो आ रही है जहां पे ये धमाके, ये देखिए, बीते 24 घंटे ही नहीं बल्कि 7 दिनों की सबसे बड़ी तस्वीर हम इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं है, ये पुलिस मुख्यालय है। वो पुलिस मुख्यालय खार्किव का, जिसके जरिए तख्ता पलट की कवायद हो रही है, जिसके जरिए यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेनी नागरिक, यूक्रेनी राष्ट्रपति को झुकाने की कवायद हो रही है। पहले ये सुनिए, जब ये धमाका हुआ तो कुछ देर के लिए कैसे सन्नाटा पसर गया।
Боже, сейчас нахрен все сгорит. Боже, оно дальше потекло. Хоть бы деревья не зацепило, Господи. तो हम 5 मिनट का वक्त लगाएं इन तस्वीरों को दिखाने के लिए या 5 घंटे का वक्त लगाएं, तस्वीरें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये 7 दिनों के जख्म है और 7 दिन के युद्ध के जख्म है। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, पूर्व राजनयिक, दीपक वोहरा, पूर्व राजनयिक, कर्नल तेज टिक्कू कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल एजीबी जैनी, वो भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। और इस बीच एक बड़ी खबर, हम अपने दर्शकों को पहले अपडेट करें, फिर एक एक करके मेहमानों का हम रुख करेंगे। तो बड़ी खबर है भारत सरकार की नई एडवाइजरी को लेकर, खार्किव तत्काल छोड़ने का निर्देश। अगर अभी भी कोई भारतीय वहां पे है तो भारतीय छात्रों के लिए यह एडवाइजरी है कि जल्द से जल्द खार्किव छोड़ दिया जाए, क्योंकि खैरसान के बाद अगर अगला कोई टारगेट है रूस का कब्जा करने का तो वो खार्किव को लेकर है। और खार्किव में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और यही वजह है कि भारतीय छात्रों को लेकर भारत सरकार की तरफ से, दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि खार्किव तत्काल छोड़ दिया जाए। क्योंकि आज की जो भयावह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि भयावह स्थिति हो चुकी है और इसके बाद भारत सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं है कि वो यहाँ पे ऑप्शन दे। और अब बहुत वक्त कम है, या तो आप बंकर में जाके छुपिए या तो किसी भी सूरत में यहां से निकल जाइए, लेकिन निकलने में बहुत खतरा है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अपडेट कीजिए खबर को। जी, एक बार सवाल दोहराए। मुझे ये जानना है आपसे कि क्या अपडेट खबर है ये? देखिए, यूक्रेन में एक दूसरे भारतीय छात्र की मौत की खबर आई है। विनेत्सिया एक शहर है, आपने नाम भी सुना होगा अभी हाल में, जहां से बहुत सारे भारतीय छात्रों को निकाला गया है। सबसे पहले ये बता दें कि लड़ाई की वजह से इस छात्र की मौत नहीं हुई है। विनेत्सिया इमरजेंसी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे, स्ट्रोक आया था इनको, उसके बाद इन्हें भर्ती कराया गया था और अभी तक जो खबरें हमको आई हैं उसके मुताबिक छात्र कोमा में था और उसकी बाद में आज ही मौत हुई है, जो खबरें वहां से हमें मिली है। दूसरी अहम बात की पंजाब के बरनाला जिले का बताया जा रहा है, वहां का रहने वाला था। नाम के बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि हम तक नहीं हुई है विदेश मंत्रालय से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि छात्र का नाम चंदन जिंदल था, जो हम तक जानकारी पहुंची है। देखिए, कन्फ्लिक्ट में एक छात्र की मौत खार्किव में हुई थी, खार्किव में अब दूसरे किसी भी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। विनेत्सिया का ये मामला है बिल्कुल नेचुरल डेथ, जो हमें जानकारी मिली है उस वजह से हुई है और ये छात्र पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ और सीधे मैं अब गेस्ट का रुख करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत है। सर, मुझे ये तस्वीरें मैं बार बार जो दिखा रही थी और सीधा सीधा ये कह रही थी कि बीते 7 दिनों में जो हुआ है उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन 24 घंटे से सर जो हो रहा है वो लगता है कि अब डू एंड डाई सिचुएशन, अब कुछ बचा नहीं है। या तो घुटने टेकिए, नहीं तो ये बर्बादी देखने के लिए तैयार रहिए, यूक्रेन के लिए, ये रूस की तरफ से। देखिए, ये बात आपकी सही है कि जब से ये 7 दिनों से ये लड़ाई शुरू हुई है, पहली चीज तो ये है कि हमेशा सिविलियन कैजुअलिटीज और जो सिविलियन स्ट्राइक होती है वो सबसे बड़ी भयावह चेहरा होता है किसी भी युद्ध का। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी तरह से युद्ध ना हो। लेकिन अब चूंकि युद्ध हो गया है और रशिया ने हमेशा ये कहा है कि वो सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं, कम से कम चाहते हैं, तो अभी तक तो ये लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करके आर्मी वहाँ की उनकी चल रही थी आगे, ताकि ज़्यादा कैजुअलिटीज ना हो। और उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये है कि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो फैमिलीज के रिलेशंस हैं, इंटर मैरिजेस हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक ही लोग हैं, इसलिए बड़ी वहाँ पर लोगों को ये जरूरी था कि मिनिमम कैजुअलिटीज हो। बट जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है लोगों को इवैक्यूएट कर पाना। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो रूस चाहता है, हालांकि आज शाम को फिर उनकी बातचीत होने वाली है, रूस की डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया है, और अगर किसी तरह से दोनों साइड दूसरी इस बातचीत में ये एग्री कर जाते हैं कि शायद सीज फायर हो जाए थोड़े दिन के लिए, ताकि सिविलियन लोग आराम से वहाँ से जो जाना चाहते हैं चले जाएं, तो वो ज़्यादा आसान होगा, बजाय इसके कि वो इमीडिएटली अपने आप भागना शुरू करें कहीं और फिर दोबारा क्रॉस फायर में या किसी मिसाइल या किसी अटैक में इस तरह से बेकार हताहत हो जाए। क्योंकि इस वक्त कोई चीज़ तो ठीक तरह से चल नहीं रही है उस साइड में जहाँ पर लड़ाई हो रही है ऑब्वियसली।
ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल तो नहीं अरेंज कर सकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि एक तरह की सीज फायर होनी चाहिए और कम से कम 48 आवर और 72 आवर्स लोगों को दिए नहीं जाने चाहिए, अरेंजमेंट बनाने चाहिए इंटरनली दोनों गवर्नमेंट्स को मिलकर के, जो भी चाहे रशिया जिस तरह, क्योंकि ये उनकी सारी, चाहे लड़ाई लड़ते रहें अपनी जो करें, लेकिन उसके बाद ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो और लोगों को अननेसेसरी और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सर मैं आपके पास आती हूँ, दीपक वोहरा जो कि पूर्व राजनयिक है। सर मुझे आपसे भी यही पहलू जानना है कि अब तो जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद भयावह तस्वीरें हैं। अब तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि ये जो बैठक होने वाली है, दोबारा बैठक की बातचीत चल रही है, हालांकि उसमें भी ये चर्चा है कि अभी यूक्रेन की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है बैठक को लेकर, तो अब शांति की संभावना बनती भी है क्या यहाँ पे? आभारी हूँ आपका, आपने ये मौका दिया है मुझे अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। मैंने अभी अपने आउटस्टैंडिंग कॉलीग एम्बेसडर अनिल सर हमारा भी सौभाग्य सुना है। जी सर। मैं शुरू में इतना कहना चाहता हूँ, मैं देश की राजधानी से बहुत दूर हूँ। मैं चिकित्सा के कारण के लिए न्यूयॉर्क में हूँ। इस समय आप देख रही हैं बाहर बर्फ पड़ रही है, तो थोड़ी देर के बाद मेरे डॉक्टर आ रहे हैं, मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। पहली चीज ये है, आपने कहा कि ये भयानक तस्वीरें हैं युद्ध की। मैंने कभी खूबसूरत तस्वीरें नहीं देखी किसी भी युद्ध की। ये जो कॉन्फ्रंटेशन इस समय चल रहा है ये यूएस और रूस के बीच में है। यूक्रेन तो साइड शो है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं इस बात पर विश्वास करता कि न्यूक्लियर परमाणु जंग छिड़ेगी। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक कह रहा है मैं लाऊंगा परमाणु हथियार, दूसरा कह रहा है मेरे पास तो है, मैं उनको दाग दूंगा। ये कोई नहीं करने वाला। अभी तक मानव इतिहास में एक बार उनका प्रयोग हुआ था, जापान में, यूरोप में नहीं। याद रखिएगा उस समय यूरोप का नंबर 1 दुश्मन था जर्मनी। जर्मनी पर नहीं फेंका गया क्योंकि वो यूरोप में है, जापान पर फेंके गए थे जो कि एशिया में है, जबकि यूरोप की उस समय कोई समस्या नहीं थी जापान के साथ। अभी आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो नीचे सड़कों पे आ गए हैं और कह रहे हैं इनफ, बहुत हो चुका। उनको तकलीफ हो रही है, रूस के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। कल जब मैं जहाज में न्यूयॉर्क आया था तो उतरते ही मैंने क्या देखा है कि एक रशियन रूबल अब 1 अमेरिकन सेंट के बराबर है, यानी 100 रूबल होते हैं अमेरिकन डॉलर में। मेरे साथ कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे, वो सब यही कह रहे थे कि पुतिन बड़ा खराब आदमी है। मैंने उनसे पूछा आप जानते हैं यूक्रेन के बारे में कुछ? बोले नहीं, हमने जो कुछ CNN पे देखा है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। बोइंग ने भी कुछ कह दिया है कि अब मैं पार्ट्स और मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी। अल्टीमेटली मैम ये सोल्यूशन बड़ा साधारण है। मेरे 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा है डिप्लोमेसी में। अंग्रेजी में कहावत है कि जंग, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। जो भी जंग हुआ है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इराक का जंग हुआ, जो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सीरिया में, ये अल्टीमेटली हम लोग टेबल पर बैठ के समझौता करते हैं। सबसे पहली चीज अब जो बातचीत होगी, क्योंकि दोनों तरफ की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, अब युद्ध विराम होगा। उसके बाद बातचीत होगी कि भाई नेटो को नहीं आना है तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और उसके बाद अंतिम फैसला होगा। तकलीफ आपने बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन के लोगों को हो रही है और रूस के लोगों को। मैं जहां न्यूयॉर्क में बैठा हूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए युद्ध विराम, उसके बाद नेगोशिएशन। इस स्टेज में आप देखेंगे आने वाले दिनों में बातचीत चलेगी, और ये न्यूक्लियर वॉर का तो सोचना भी पाप है। बिल्कुल, लेकिन ये 3-3 दफा धमकी दी जा चुकी है। इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगी अगले मेहमान के पास भी, लेकिन इस बीच एक बार हम फिर चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन के जरिए हम तस्वीरें बार बार दिखाते रहें अपने दर्शकों को कि जो हम कल से लगातार कह रहे हैं कि आने वाला 48 घंटा, जिसमें से 24 घंटा गुजर चुका है, वो कितना खौफनाक है। और वो तस्वीरें बताने के लिए काफी, आज सुबह की शुरुआत ही हुई है ऐसी तस्वीरों से। पहली तस्वीर, खार्किव पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश और बहुत हद तक रूसी सैनिक जो है उनको कामयाबी हाथ लगी। पुलिस मुख्यालय तबाह हो चुका है पूरी तरीके से, उसकी तस्वीरें। ऑयल टैंक जलकर खाक, बाजार में धमाका, मेडिकल सेंटर पे अटैक, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे ये धमाके, ये मिसाइलें न दागी गई हो। मेजर जनरल AGP जैनी सर, ये तस्वीरें यकीनन आप भी देख रहे होंगे, अभी नहीं देख रहे होंगे तो इससे पहले भी देखा होगा। अब इसके बाद अगर टेबल टॉक हो तो क्या यूक्रेन शर्तों को मान जाएगा जिसने 7 दिन में 7000 जख्म झेले हो? रीमा, उनको मानना चाहिए और अकलमंदी इसी बात में है जी। वोहरा साहब की बात से सहमत हूं, और जो पहले भी एम्बेसडर साहब ने कहा बात, वो मैं उससे सहमत हूं कि टॉक्स इज द ओनली आंसर। इज अ वेरी सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स। सही कहा, मैं एक जनरल हूं, लेकिन मैं उस बात को मंजूर करता हूं, क्योंकि अगर जनरल्स के हिसाब से छोड़ दिया गया
तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इसमें पॉलिटिक्स कर इंटरेस्ट की जरूरत है। इसमें जो आप तस्वीरें की बात हो रही है, बिल्डिंग 200 साल पुरानी बिल्डिंगें, रेलिक बिल्डिंग है ये यूक्रेन में। मुझे सौभाग्य मिल चुका है, कई दशक पहले मैं गया था यूक्रेन। इतनी नेशनलिस्ट कंट्री है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी डेवलप्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उसका सत्यानाश हो रहा है इस वजह से, सिर्फ ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से। आप देखिए, लड़ाइयां जो होती हैं ये जिद की वजह से होती है। आप किसी जिद पे आ गए, पहले बोला कि हम टॉक्स करेंगे बिना प्री कंडीशन के, उसके बाद ये आपने फटाफट 3 कंडीशन लगा दी कि रशियंस को बोलो कि अपनी जान बचा के भाग लें, रशियंस को बोलो वापस जाएं, और शाम तक ये बोलने लगे कि अब मुझको ईयू का मेंबर तुरंत बना लो अभी तत्काल में। भाई ऐसे नहीं होता है। आप पहले टॉक्स पे आइए, सबसे पहले सीज फायर, मेन रिक्वायरमेंट इज सीज फायर, ताकि कि ये तबाही बचे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम है नेटो की। नेटो, रशिया चाहता है कि भाई ये नहीं जाए नेटो में, और रशिया कोई नई बात नहीं मांग रहा है रीमा। आप देखें कि जब सोवियत यूनियन टूटा था, उसके जब 14 देश सब अलग अलग हुए थे, तो उस समय एग्री हुआ था, हेलसिंकी एग्रीमेंट में एग्री हुआ था कि हम नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप 98 से लेके अब तक देखें, 13 देश, लैटविया, इस्टोनिया, क्रोएशिया, कितने मैं नाम ले सकता हूँ, जो कि साल ब साल इन्होंने नेटो में शामिल करते चले गए। और बार बार पुतिन पूछता रहा, बस करो, क्यों हो रहा है। बोला हमने थोड़ी लिख के दिया था आपको। आप देखें कि उसके बाद में 2014 में जब इसने ये क्रीमिया को कैप्चर किया, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। मिन्स्क एग्रीमेंट में वेस्टर्न पावर्स ने एग्री किया कि हम नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जरा अपडेट कर दें। रूस का खेरसोन पर कब्जे का दावा। आज खेरसोन वो इलाका जिस पे पूरे कब्जे का दावा कर चुका है रूस। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है और अगला टारगेट है खार्किव और क्यू। लेकिन आज जो उसको सफलता हाथ लगी है रूसी सैनिकों को, वो सफलता ये कि खेरसोन जहां पे एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, वो इलाका पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं और तस्वीरें एक एक करके कि अभी तक तबाही में क्या क्या तबाह हुआ। और जैसा कि एजीबी जैनी सर इस वक्त बता भी रहे थे कि एक ऐसा देश, एक ऐसी मुल्क जिसकी पहचान ही उनके लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, उसके एग्रीकल्चर से, लेकिन अब उसकी जो हालत हो चुकी है वो दुनिया के सामने है। उत्कर्ष राठौर इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर सर, मुझे आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार फिर दर्शकों को 10 तस्वीरें दिखाऊं। ये युद्ध की 10 तस्वीरें हैं, एक एक करके मैं बताती हूं कि क्या बचा है इस देश के पास, सब इस देश के शहरों के पास क्या क्या बचा है। आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे हमला, बाजार में ब्लास्ट, पुलिस मुख्यालय तबाह, मिसाइल अटैक अलग अलग इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, ऑयल टैंक खाक, टीवी टावर तक पे हमला, रूसी गाड़ियों को हालांकि इस बीच रोका गया, किसकी तरफ से, यूक्रेनियों की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया। खौफ में खरसोन अपार्टमेंट पर हमला। ये युद्ध की 10 नहीं इससे ज्यादा भी तस्वीरें हैं जो कि पूरे प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब पूरे तरीके से यूक्रेन तबाह हो रहा है। राठौर सर, मुझे ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ जो हम चर्चा इस वक्त कर रहे थे और जो एजीबी जैनी सर बता रहे थे, उसी बात को मैं जरा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के वजह से, उनके उकसावे और बहकावे के वजह से आज यूक्रेनी राष्ट्रपति यूक्रेन को इस स्थिति में पहुंचा चुके हैं। तो अगर आज शर्तें मान भी लेते हैं वो, तो सब कुछ गवा कर। देखिए, यूक्रेन एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र है जी। अगर वो अपने को EU, यूरोपियन यूनियन या नेटो में शामिल करना चाहते हैं, वह उनकी मर्जी और उनका डिसीजन है जी। तो वहाँ तक तो वो बात सही है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए था कि उनकी हठधर्मिता और उनकी ज़िद जो है वो उनके मुल्क को इस मुकाम तक लेकर के आ जाएगी। और उनको ये भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। युद्ध जो है वो कहीं भी युद्ध विनाशकारी हर जगह होता है जी। खास करके जब पॉपुलेशन सेंटर्स में, सिटीज़ में, टाउन्स में युद्ध होता है, तो कोई भी टारगेट जो होता है उसको आप जायज़ ठहरा सकते हैं कि अगर पुलिस हेडक्वार्टर्स में से हमें फायर आया तो हम भी फायर कर रहे हैं। तो खार्किव है, खेरसों है, मरियोपोल है, यहाँ भीषण बमबारी हुई है
और उसके बाद ये पकड़े जाएंगे और इसके बाद रूसी सेना आगे बढ़ेगी। जो ज्यादतियाँ हुई हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं और जो वहाँ पर नॉन कॉम्बेटेंट्स फंसे हुए हैं और इंटरनेशनल लोग फंसे हुए हैं, दूसरे देशों के फंसे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता हमें है। और ये चीज़ बीभत्स है, बहुत दुखद है, लेकिन आज भी यूक्रेन की सरकार और पुतिन के ऊपर ये जिम्मेदारी आयत होती है कि इसको बैठ के सुलझा लें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी युद्ध का 6वां दिन है, क्योंकि यूक्रेन के कीव शहर को पकड़े बगैर रूस अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट नहीं करेगा। सर मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक बार फिर तस्वीरें एक एक करके जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में, लड़ाई के बीच में 7वें दिन तक क्या नौबत है। युद्ध की ये तमाम करके एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, 5वें, 6ठे, 7वें दिन भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर दिन एक ही तरीके से तस्वीरें आई, एक के बाद एक और भी हालात बद से बदतर होते गए। ये एक एक करके तस्वीरें आप जरा देखिए कितनी तबाही मची है। 7 दिनों में कितनी तबाही मच चुकी है। एक ऐसा यूक्रेन जिसको अब पहले की तुलना में पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी तबाही मच चुकी है। ये तस्वीरें एक एक करके हम दिखा रहे हैं। ये युद्ध की तस्वीरें हैं। यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं, चाहे किसी भी शहर की हम बात कर लें, और कई जगह तो एकदम टारगेटेड है। और इस वक्त हम सीधे एक बार फिर से अनिल त्रिगुनायत, एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर के पास चलते हैं। सर 7 दिन गुजर चुका है, यही सवाल हम बार बार आपसे पूछ भी रहे हैं। 7 दिन गुजरने के बाद अब समझदारी यूक्रेन के सामने क्या है? पश्चिमी देशों के प्रभाव में अभी भी रहे, वो जो मदद कर रहे हैं हथियारों से उसे एक्सेप्ट करें, या फिर बातचीत के टेबल पे आके शर्तों को मान लें, अपने देश को बचा लें? क्या समझदारी भरा कदम होगा? देखिए रीमा, जो एम्बेसडर वोहरा साहब ने बात कही कि ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं है, लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच की है जी। ये जो है बड़ी पावर्स की लड़ाई चल रही है। तो अगर अमेरिका, जैसे आपने कहा, यूक्रेन ने अभी धीरे से, उनके प्रेसिडेंट ने 2-3 दिन पहले ये बोला कि वो यूक्रेन को एक न्यूट्रल कंट्री मानने को तैयार हैं, नेटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। उससे पहले उनको चढ़ाया गया, सारे मुल्कों ने, जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, जैसा सबने ये बात कही है कि, और उसके देखिए वो कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनके, वो उनको जो है इतना एक्सपीरियंस भी मेरे को नहीं लगता है कि इंटरनेशनल उसका था, तो वो कैरिड अवे हो गए। और ये बात कई लोगों ने बहुत पहले से कहा था कि यूक्रेन को ये एक मोहरा बना के, सबको पता था कि यूक्रेन अगर नेटो में जाएगा तो रशिया उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर मैं आपके पास आती हूँ, इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को जरा अपडेट कर दें। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है, ये सबसे बड़ी खबर। विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी, ये पुतिन की प्लानिंग है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, और पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं विक्टर, और इन्हीं को तख्ता पलट के बाद सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है कि इन्हीं के जरिए यहाँ पे ये मुल्क चलाया जाए, ये देश चलाया जाए, ये तैयारी हो रही है। दीपक बोहरा जो कि पूर्व राजनयिक है, सर एक नाम तक सामने आ चुका है कि पुतिन के बेहद करीबी विक्टर, इन्हीं को ये सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, बेलारूस के मिन्स्क पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में दूसरा विकल्प के तौर पे नाम कौन सा सामने आ रहा है? ये नाम है विक्टर, जिनको राष्ट्रपति बनाने की तैयारी किसकी है? पुतिन की, और बेहद करीबी माने जाते हैं पुतिन के ये। और अगला जो 24 घंटा है वो तख्ता पलट को लेकर ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल एजीबी जैनी सर, ये विक्टर का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये बेहद पुतिन के करीबी माने जाते हैं, इन्हीं के जरिए तख्ता पलट की तैयारी। नहीं, वो तो चाहते ही है, वो तो करेगा सर। जैसे तख्ता पलट कर देगा लड़ाई खत्म नहीं। जैनी सर, मेरा सवाल आपसे है,
उत्कर्ष राठौर सर, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगला 24 घंटा जो है वो तख्ता पलट को लेकर बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरी पुतिन की प्लानिंग हो चुकी है। एक तरफ उनके रूसी सैनिक जो है वो इस तरीके से अब धावा बोल रहे हैं, इस तरीके से मिसाइलें दाग रहे हैं कि हर हाल में घुटने टेक दे यूक्रेनी सेना, और दूसरी तरफ वो नाम भी अब सामने आ चुका है जिसको देखिए रीमा, ये तख्ता पलट नहीं कहेंगे इसको, एक उन्होंने प्रॉक्सी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का काम शुरू कर दिया है जो कि शायद बेलारूस में स्थित होगी, और जैसे ही कीव उनके पास मिलता है, कीव को पकड़ पाते हैं, तो वो पूरा विक्टर और उनकी पूरी पार्टी को, उनकी टीम को कीव में जाकर के पदस्थ करेंगे। यहाँ तक कि वो खार्किव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय एंटी रशियन सेंटीमेंट्स यूक्रेन में बहुत हाई हैं। ये गवर्नमेंट जो रूस लाने वाला है, ये कित हद तक मान्य होगी यूक्रेनियंस को, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को अपडेट कर दे फिर से। यूक्रेन का इस वक्त बड़ा दावा ये है कि उसने फाइटर प्लेन को मार गिराया है, लेकिन इससे पहले जो तख्ता पलट की तैयारी हो रही है वो भी बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो आई है दोनों खेमों के जो सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं उनको किसको सफलता मिली है। तो यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिरा दिए हैं। रूस के 2 Su-35 विमान गिराए गए हैं और ये यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी सफलता इस वक्त हाथ लगी है युद्ध से जुड़ी हुई। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जहां यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिरा दिए हैं, ये दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। हालांकि इस बीच कीव के बेहद करीब आ चुके हैं रूसी सेना, ये वहां के मेयर का दावा किया गया है। अनिल त्रिगुणायत सर, यूक्रेन 7वें दिन भी डटा हुआ है युद्ध के मैदान में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये शर्तें माने, शायद ये बातचीत करे और बातचीत के जरिए सीज फायर पे बात हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब ऐसा लगता है कि नामो निशान तक खत्म हो जाएगा यूक्रेन का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, नामो निशान नहीं, तबाही की तस्वीरों को देखकर मैं बोल रही हूँ, तबाही की तस्वीरों को सर। और देखिए ये तबाही तो जरूर होती है, युद्ध में हमेशा तबाही होती है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो अगर आप हिस्ट्री जाने तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 26 मिलियन लोग सोवियत यूनियन के मारे गए थे हर घर से, उसमें यूक्रेनियन भी थे, उसमें रशियंस भी थे, और इन लोगों के अंदर जो एक एडवर्सिटी को टॉलरेट करने की ताकत है दुनिया में किसी इंसान को कहीं भी किसी नेशनलिटी को नहीं है, ये आप देख लें। तो वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, भले ही अब ये है कि दूसरे यूरोपियंस अमेरिकन उनको आर्म्स दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, तो उसके उनको सिविलियन कैजुअलिटीज उसके बाद और ज्यादा होगी, लेकिन सिविल रेसिस्टेंस जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये अर्बन वॉरफेयर जिस वक्त होता है तो और बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस वक्त दोनों साइड्स के लिए एक अच्छी बात यही है कि किसी तरह सीज फायर करें, जितने लोग निकल जाने वाले हैं वो निकल जाएं वहां से, तो आप देखेंगे कि काफी कुछ हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। जी सर, मैं आपके पास आती हूँ। मेजर जनरल एजीपी जैनी सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैनी सर, बीते 24 घंटे में जो स्थिति रही है उसको देखने के बाद या बीते 7 दिनों को देखने के बाद ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि रूस तो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उसका जो मकसद है वो एकदम क्लियर है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की तरफ निगाहें हैं कि क्या यूक्रेन झुकेगा, क्योंकि तख्ता पलट की पूरी तैयारी करके बैठा है रूस और किसी भी सूरत में वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन यूक्रेन झुकेगा कि नहीं? यूक्रेन अभी तो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको झुकना पड़ेगा रीमा। आप देखें कि ऑलरेडी कितनी तबाही हो गई है, लेकिन अभी भी ये बेवकूफी कर रहे हैं कि 1 या 2 एयरक्राफ्ट रशियंस के शूट डाउन करके अपने गुण गा रहे हैं कि हमने 1 एयरक्राफ्ट गिरा दिया, 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिया। अरे यार, तुम्हारा तो पूरा देश बर्बाद हो रहा है, शहर के शहर बर्बाद हो गए हैं। रशियन 700 किलोमीटर अंदर आके बैठ गए हैं। खार्किव गिर गया, मेरियोपोल गिर गया, खेरसोन गिर गया, कीव गिरने वाला है। आप अपने डींगे मार रहे हो कि हमने 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिए जी रशियंस के। अब ये तमाशा नहीं है तो क्या है? मतलब कि ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है? तमाशे का अंत मुझे कब तो नहीं तक लग रहा कि इनके ये मास्टर जेलेंस्की के अकल में दिमाग में अकल आ रही है कि भाई ये आपका देश बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, जो एम्बेसडर अनिल साहब ने बोला, नेशनलिस्ट हैं, इनमें पावर है, सिविल वॉर के अंदर केवल लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे।
यस, मुझे तजुर्बा है, मैं जा चुका हूँ यूक्रेन, मैंने देखा है कि कितना नेशनलिस्ट है एक यूक्रेनियन। आखिर वो भी पुराना रशियन है। पूरा यूक्रेन में 70% रशियन है, रशियन बोलते हैं, रशियन खाना खाते हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन पढ़ते हैं। तो वो लड़ेंगे, लेकिन एक सिविल वॉर बन जाएगी और ये अफगानिस्तान बन जाएगा 10 साल का। ये ज़ेलेंस्की क्यों नहीं सोचते? उनको जो है वो एक चने के झाड़ पे चढ़ा दिया वेस्टर्न पावर ने, बाइडन ने, बोरिस जॉनसन ने और मैक्रोन ने और ट्रूडो ने, और ये सोचता है कि भाई पूरी दुनिया। उसके बाद में एक जवान तो भेजा नहीं, ये कुछ भी। हमने इतने $1,000 भेज दिए, इतने $1,000,000, अरे वो डॉलर चाटेगा क्या? डॉलर से लड़ाई लड़ेगा सर, क्या? मैं आते हुए आपके पास, क्योंकि अब युद्ध से जुड़ी हुई एक के बाद एक तस्वीरें जो आ रही है वो भी दर्शकों को दिखाना जरूरी है। ये इस वक्त देखिए एक इमारत पे, एक बिल्डिंग पे ये मिसाइल दागी गई है और ये फिलहाल हम आपको धाराशायी होती तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसा कि एजीपी जैनी सर बता भी रहे हैं कि ये तो तमाशा हो रहा है कि अगर आप उनके 2 प्लेन्स गिरा भी दिए, 2 लड़ाकू विमान भी गिरा दिए, तो उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो रूस अपने सैन्य ताकत और अपने हथियारों से कितना मजबूत है ये सबको मालूम है। लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है। तो अगर समझदारी भरा कदम होगा तो यही कि आप टेबल टॉक कीजिए। Это пиздец, ёбаный нахуй. Сука, лучше бы чай с булочками ел. Пизда. तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, और ये तस्वीरें एक बार फिर से युद्ध की तस्वीर, जहां पे मिसाइल दागी गई है, गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। और अब ये नई बात नहीं है, 7 दिनों में इतने गोले बारूद बरसाए गए हैं। नई बात ये हो रही है कि अब टारगेटेड जगहों पे, टारगेटेड इमारतों पे निशाना साधा जा रहा है और ऐसे ऐसे इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द यूक्रेन हर हाल में झुके, वो बातचीत के टेबल पे आए, वो शर्तें मान ले, वो पश्चिमी देशों का प्रभाव उसके ऊपर से खत्म हो जाए। एम्बेसडर अनिल तुरेगुराय सर, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। अंत कब तक होगा इसके बारे में भी किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और ये पूरी दुनिया को मालूम है कि ये लड़ाई यूक्रेन वर्सेस रशिया बिल्कुल ही नहीं है। ये लड़ाई तो कुछ और है। ये पश्चिमी देशों का प्रभाव यहाँ ना हो, नेटो का दखल ना हो, इसको लेकर है। तो ये अमेरिका का बार बार आंख दिखाना, तानाशाह साबित करना, और रूस का ये कहना कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम तो परमाणु हमला करेंगे। ये और बात है, हमला ये नहीं हो, लेकिन ये धमकी का सिलसिला कहाँ खत्म होने वाला है? ये सब जाना कहाँ है इन सबको? देखिए, जहाँ तक रशिया का यूक्रेन जो एक्सपीडिशन है, हाँ, उसको मैं समझता हूँ उसके लिए तो उनकी जो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं उसी से वो काफी वो कर लेंगे और कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो सुपीरियर फोर्स है और सुपीरियर उनके पास ताकत है। तो वो अपने कंडीशंस पे चाहेंगे कि किसी तरह से, और ज़ेलेंस्की की एग्जिट की बात आपने कही, तो विक्टर यानुकोविच जो वहाँ के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पुतिन के काफ़ी करीब हैं, नेचुरली था सबका सोचना कि उन्हीं को बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज भी एक बड़ा एजेंडा था। और ये बात जनरल साहब ने भी किसी ने कही पहले बड़ी सही कि ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। लोगों को इस वक्त में ये लगेगा कि रूस ने अपना आदमी लगा दिया तो बड़ा मुश्किल होगा उनको उसको चला पाना, बट बड़ी पावर्स हैं, अपना रिसोर्सेज लगा सकती हैं, वहाँ पर कर सकती हैं। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो देखिए उनके अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है उनकी वहाँ पर। अभी अफगानिस्तान से बड़ी बेइज्जती करके निकले थे, और अब वहाँ पर अब किस तरह से उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई चलो रशिया को एक कोने में डाल दो, क्योंकि चीन के साथ तो डायरेक्टली लेना नहीं चाहते ताकि कोई इस वक्त वो लोग तो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स एक तरह से चल रही है काफी। उसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है सारे लोगों को। तो इसमें किसी ना किसी तरह से जरूरी है कि आज की मीटिंग या इसके बाद एक और मीटिंग हो। अच्छी बात तो यह है कि दोनों साइड कम से कम बात तो कर रही हैं। इसका मतलब है कि एक उनके बीच में एक कहीं तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस हद तक कौन झुक सकता है कहाँ तक। रूस को भी मानना पड़ेगा, ये बात है, क्योंकि देखिए रूस ने मेरे ख्याल से ये जो यूक्रेन और ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये सब चीज़ इस तरह से टर्नओवर होगी। उनका आइडिया था कि 24 से 48 घंटे के बीच में कीव ले लेंगे और वहाँ पर नया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे। तो ये चीज़ जो है उनको भी पता लग गया कि आसान नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। जहाँ तक रही अमेरिका की बात, तो वो अपनी पॉलिटिक्स खेलने से बाहर नहीं आएंगे। जी सर, मैं आपके पास आती हूँ। राठौर सर, ये
बहुत अब चर्चा का विषय बन चुका है कि अमेरिका जहां जाता है, जहां दखल देता है, उसका हाल अफगानिस्तान जैसा होता है। वहां गया, वहां से उसने अपने सैनिकों को हटाया, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सबके सामने है। यहां पहुंचा, उसने इनको मतलब ज़ेलेंस्की को इस तरीके से आगे बढ़ाता है कि हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो मदद करेंगे, हर हाल में मदद करेंगे। और आज 7 दिनों से देखिए क्या मदद हो रही है और इस यूक्रेन की क्या हालत बन गई। तो अमेरिका की एक अलग ही तरीके की छवि बन गई कि अमेरिका तो प्रोवोक करता है, लड़ाई में घुसा देता है, फिर उस पर्टिकुलर देश का नुकसान होता है। देखिए रीमा, अमेरिका और रूस दोनों ही सुपर पावर के हैंगओवर में दिखाई दे रहे हैं जी। अमेरिका अभी अफगानिस्तान से बाहर निकला है और जैसा कि बता रहे थे कि अभी वो इस लायक ने इस हालत में नहीं है कि वो अपने हाथ जला ले, क्योंकि वहाँ पर जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। रूस का भी अगर आप इतिहास उठा के देखें, जब सोवियत रूस था तो यूगोस्लाविया है, पोलैंड है, अफगानिस्तान है, कई जगहों में इन्होंने इंटरवीन किया। तो ये हैंगओवर है। यहाँ तक कि कितनी भी अगर प्रेसिडेंट पुतिन की कितनी भी डिमांड जस्टिफाइड हो, उसके बाद भी एक मुल्क के ऊपर इस तरीके से हमला करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये हैंगओवर है और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यूक्रेन इस बार उनके निशाने पर आ गया, जिसके अंदर में जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा। और ज़ेलेंस्की को बहुत निराशा हाथ आई कि सब ने इनको आगे भेज दिया और उसके बाद पीछे से सब ने हाथ खींच लिया। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन फंस गया है। और आप जो देख रहे हैं उस मुल्क एक और तस्वीर जरा हम दिखा दें, जो तबाही का आप जिक्र कर रहे हैं, तबाही ही तबाही, और तबाही के बीच एक और तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ रही है जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि गैराज में आग लगी है। आप देखिए, कोई भी ऐसा इलाका नहीं बाकी है जहां पे धमाके नहीं हुए हो, जहां मिसाइलें नहीं दागी गई हो, और इस बीच अगर कोई भी निकल जाए तो उसके सीधे सीधे जान पे बनाए। हाई अलर्ट पे ये पूरा इलाका, और इस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव पर हमला, और अगला निशाना भी खार्किव और क्यू ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों के जरिए तख्ता पलट होगा और बहुत जल्द होगा, ये अब हम कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, रूसी सेना को रोक पाना अब यूक्रेनी सेना के लिए बहुत मुश्किल भरा कदम है। अब हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये तारीफ है इस बात के लिए, यूक्रेनियों को हमेशा चर्चा की जाएगी कि उन्होंने बहुत दिलेरी के साथ, बहुत मजबूती के साथ 7 दिन तक युद्ध लड़ा। लेकिन इस बीच मैं फिर से मेजर जनरल एजीपी जैनी सर के पास जाती हूँ। सर, तस्वीरें तो लगातार हम दिखाएंगे ही अपने दर्शकों को, लेकिन कहीं भी ये पहुंच नहीं पा रहा है, ये डिबेट आज का हो या किसी भी दिन का हो, क्योंकि रूस के सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या करने वाला है, वो क्या कर सकता है। लेकिन सर, ये एग्जाम्पल आने वाले वक्त के लिए भी सेट हो जाएगा अगर यूक्रेन झुक जाता है। ये सच है कि यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा, विकल्प बाकी भी नहीं है। तो आगे चलकर ये होगा सर, इस उदाहरण के बाद, कि अगला कोई और ताकतवर मुल्क इसी तरीके की किसी देश पे बम बरसाएगा और उसको अपने काबू में कर लेगा। नहीं रीमा, मैं माफ करिएगा, आपसे सहमत नहीं। हाँ। देखिए, ये फालतू के लिए बम नहीं बरसा रहा, फालतू के लिए यूक्रेन में नहीं चढ़ा, ये फालतू के लिए तराई जो हो रही है फालतू के लिए नहीं है। जब हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, एक अमन चैन की बात करते हैं, विश्व शांति और ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो हमको फिर रूल बेस्ड पे चलना चाहिए। भाई, रूल बेस्ड क्या था? हेलसिंकी एग्रीमेंट हुआ था जब रशिया टूट गया 90s में, 90 के दशक में, तो ये था कि हम नेटो को और पूर्व की तरफ नहीं ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 13 और देश जो हैं वो नेटो में शामिल कर लिए, और ये 13 देश कौन है? जो सारे के सारे पहले यूएसएसआर के हिस्से होते थे। चलो, वो बात अलग गई, पुतिन ने 10 बार पूछा क्या कर रहे हो, हमने, ये वेस्टर्न पावर बोलते, हमने लिख के थोड़ी दिया आपको। हाँ। अच्छा, उसके बाद में 2014 में उसने जब क्रीमिया लिया तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। मिन्स्क एग्रीमेंट में इन्होंने बोला कि हम कोई नेटो को ईस्टवर्ड नहीं ले जाएंगे, रशिया की तरफ नहीं ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्रोएशिया, लैटविया, इस्टोनिया, सारे के सारे 3-4 देश और ले लिए। 21 के बाद में सर, आप सभी का बैठा रहेगा, हम आगे भी जुड़ेंगे सर आपसे, ये बहुत बड़ा मामला है और हम आगे भी आपसे समझेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो युद्ध की ये लगातार तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आज उम्मीद की खबर एक ये है कि आज फिर से ये दोनों टेबल टॉक करने वाले हैं। कौन? रूस और यूक्रेन। अगर इनकी बातचीत होती है और अगर सीज फायर पे बातचीत होती है तो शायद ये तबाही की तस्वीरें रुक जाए, जिसको लेकर दुनिया चाहती भी